हेलो हेलो ऑल। तो आज मैं एक और क्लास लेके आया हूँ, फिजिक्स की क्लास। ये क्लास इस क्लास का मेन फोकस रहेगा हमारा एनसीईआरटी के जो हमारे 10th में स्टूडेंट्स हैं, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। फोकस डेफिनेटली फोकस जो है एनसीईआरटी के सिलेबस पे ही रहेगा। बेसिकली जो 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का सिलेबस है उस पर रहेगा। बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रेजिस्टेंसेस, how we solve the problem of resistances, like how do we calculate the equivalent resistances of some complicated circuits। वो भी मैंने थोड़ा सा टच किया है इसमें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये 10th के बच्चों के लिए थोड़ा सा हो सकता थोड़ा ज़्यादा लगे, बट ठीक है। फिर भी अगर वो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे तो उनको बाद में ईजी होगा। और साथ ही अगर कोई स्टूडेंट्स जो कि 11th या 12th में हैं, वो भी अगर समझना चाहते हैं कि हम लोग सर्किट के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, मेनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के, तो ये क्लास काफ़ी उनके लिए मददगार रहेगी। पूरी क्लास देखें, लास्ट तक देखें। आई विल ट्राई टू मेक दिस क्लास अ बिट शॉर्ट। अब देखते हैं, अगर एक सेशन में हो गया तो ठीक है, एक साथ ही कर देंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा बड़ी क्लास हो रही होगी तो फिर इसको 2 पार्ट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते, देखते हैं। और हाँ, अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हों, अगर वे ऑफ टीचिंग या कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और क्लासेस डालने का। फिजिक्स की क्लास बनाने का मेरा एक ही मकसद है, एक ही पर्पस है। फिजिक्स मेरे को पसंद है, पढ़ना पढ़ाना सभी। तो आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट just start making some classes, start teaching some concepts। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ओके, जो कंटेंट्स हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ऑब्वियसली चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिसिटी है। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थर्ड इज सर्किट डायग्राम, फोर्थ इज ओम्स लॉ, fifth is resistance, equivalent resistance, and last is heating effect of electric current। हम लोग ये सारी चीज़ों को बारी बारी से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। जहाँ पे ज़्यादा कंसेप्ट्स की ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे लोग थोड़ा डीप में भी जाएंगे, अदरवाइज हम लोग पूरा कवर अप करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है जनरली, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली हम लोग घरों में देखते हैं, हर जगह इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो हो ही रही है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं हमारे घर में। सबसे इजीएस्ट जो हमको दिखता है वो बल्ब है, ट्यूबलाइट है। हम लोग स्विच ऑन करते हैं और वो जल जाता है, तो वो भी इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो रही है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज वॉट, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बाई डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इन एनी सर्किट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें कि यूनिट क्या है इसकी यूनिट है एम्पियर्स। तो इसको हम लोग एम्पियर्स में मेजर करते हैं। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, कुछ भी हो सकता है किसी भी सर्किट में। थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली कैसे होता है, ये प्रोसेस फिनोमिना होता कैसे है इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम अगर देखें कि अगर मैं सिंपल सा एक वायर ले लूं, ऐसा एक सिंपल सा वायर रखा हुआ है, तो इसमें तो कोई करंट नहीं फ्लो हो रही। आप देखें, आप घर में एक तार ले लें, एक वायर ले लें, कॉपर का या एल्यूमिनियम का वायर ले लें, तो देयर इज नो करंट इन इट। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट हो कैसे रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट, मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, किसी भी आप कोई भी
मेटल आप ले लें या जो भी कंडक्टिंग मटेरियल्स है, बेसिकली हम लोग दो या तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंडक्टिंग होता है, एक नॉन कंडक्टिंग, एक सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग पे देखते हैं। कंडक्टिंग मतलब जिसमें कि चार्ज अगर हम उसको किसी भी सर्किट में कनेक्ट करें तो उसके थ्रू करंट फ्लो होगी। जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, ये रबड़ वगैरह आप अगर देख लें, आपको बोला जाता है कि भाई रबड़ की चप्पल पहन के रखें अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि रबड़ जो है ये नॉन कंडक्टिंग होती है। तो अच्छा, वो कैसे होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे कि भाई रबड़ पहनने से होता क्या है कि हमको करंट लगता नहीं है। वो हम आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे उससे देखेंगे। बट एग्जाम्पल ये था कि उसके थ्रू, रबर के थ्रू करंट फ्लो नहीं होती। तो बेसिकली जो कंडक्टिंग मेटल्स होते हैं उनमें जो करंट फ्लो होती है उसके पीछे केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स का ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही फ्लो करते हैं बेसिकली। अभी आपको मालूम ही है एटम, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियस और प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो नॉर्मली एटम्स आर न्यूट्रल, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन्स होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर सेल्स में होते हैं, ये मूव करते रहते हैं, थोड़ा फ्री होते हैं, दे आर फ्री टू मूव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, और इनके मूवमेंट से ही चार्ज का फ्लो होता है। करेक्ट है, चार्ज का फ्लो हो रहा है तो करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट का फ्लो बेसिकली क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हम लिख सकते हैं करंट I इज इक्वल टू Q, द चार्ज ओवर टाइम। अच्छा, एक और मसला है, करंट का डायरेक्शन हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव होता है। ये हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे सर्किट में। लेकिन अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, फिर हम लोग करंट डायरेक्शन मेरा मतलब ये है कि सपोज मैंने एक एक ये सर्किट ले लिया, इसमें बैटरी से जोड़ दिया मैंने, ये प्लस है ये माइनस है। तो आप कभी भी आगे देखेंगे करंट का फ्लो हमेशा ऐसे ही दिखाया जाता है। मतलब ये एज्यूम किया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है ऐसे, इधर से निकला पॉजिटिव चार्ज, ऐसे गया फिर से इधर ऐसा। तो बट मोमेंट तो इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज है जो कि मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं कर रहा है। तो भैया ये कुछ नहीं है, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, ये केवल और केवल क्या बोलते हैं साइंटिस्ट के मन की बात है। उस समय जब इसका आविष्कार हुआ, जब ये इन्वेंट की गई, तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। तो पॉजिटिव चार्ज का जो बाई कन्वेंशन जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन थी वही हमारी करंट की डायरेक्शन बन गई। तो अगर मैं इसको करंट की दिखाऊं तो ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है सर्किट में। तो बाकी इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, ये केवल कन्वेंशन है। तो इसमें कंफ्यूज होने का कुछ मसला नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये शायद लिखा भी है, कन्वेंशनली इट इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो चार्ज कैरियर्स बेसिकली वही होते हैं जो, अच्छा सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैरी नहीं करते चार्ज, ये सॉरी वो मूव नहीं हो पाते हैं। कुछ जो आउटर सेल्स में होते हैं वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उनको, और वो मूव करते हैं। अभी एक और क्वेश्चन ये दिमाग में आपके आने चाहिए, नेचुरली आना चाहिए कि भैया ये मैंने वायर रख दिया, ठीक है, मैंने वायर जो है इसको मैं इरेज कर देता हूँ कि भैया मैंने एक वायर ले लिया, ये सपोज ये मेरा कॉपर का वायर है, ये जो पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसमें, आउटर सेल्स में भी हैं, जिधर जिधर होना है उधर उधर मौजूद हैं। बट फिर वो मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा? अगर मैं इस वायर को ले लूं और इसके थ्रू मैं एक बल्ब को जला दूं या कनेक्ट कर दूं तो ये बल्ब जलता नहीं है। तो ये क्वेश्चन है कि भैया ये
इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो क्यों नहीं रहा है? जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं। तो उसका सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो आंसर ये है कि ये थोड़ा सा मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को थिक करके दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, ये कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस होता है, ये जैसा ऐसा न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे रहेंगे। अच्छा, इनका जो मोशन होता है दैट इज वेरी आर्बिट्रेरी, और ये एक दूसरे से कोलाइड होते रहते हैं, न्यूक्लियस से भी या आपस में। तो इनका जो नेट फ्लो रहता है वो हमेशा जीरो रहता है। नेट फ्लो इज ऑलवेज जीरो बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन, दे कोलाइड विद ईच अदर्स, they lose their energy, so effectively they do not move from one place to another inside the wire. That's why there is no current when the wire is kept as it is. अभी करंट इसमें कब फ्लो होती है? अगर इस वायर को मैं एक बैटरी से जोड़ देता हूं तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है। ऐसा क्यों होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। बट जब बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें एक फोर्स, ये जो बैटरी है वो इनमें एक फोर्स लगाती है। तो भैया अगर कोई कोई ब्लॉक है, सपोज ये ऐसा रखा हुआ है तो ऐसा मूव नहीं करेगा, बट जिसमें अगर मैं थोड़ा ज़बरदस्त फोर्स लगा दूं तो ये आगे की ओर मूव करने लगेगा। तो वैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को भी एक फोर्स की होती है ज़रूरत, एक ड्राइविंग फोर्स की होती है ज़रूरत, जो कि इनको मूव करा सके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। इनको एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सके, इनको एक एनर्जी दे सके कि एक दूसरे से वो कोलाइड करने के बाद भी उनमें इतनी एनर्जी बची रहे कि भाई वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सके। तो उसके लिए हमारी ये बैटरी प्रोवाइड करती है। आगे हम देखेंगे ये बैटरी क्या दे रही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रही है बैटरी, तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इफेक्ट में आके ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। बट छोटा सा हमने समझ लिया यहाँ पे। ओके, तो अभी इलेक्ट्रिक करंट, हाँ मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी डिस्कस किया। I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, देखिए लिखा हुआ है। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो बहुत ही सिंपल है भैया, सीधा Q क्या है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई का है करंट, इस 0.5 कितने समय के लिए, 10 मिनट के लिए। यहां पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मिनट्स जो हैं ये 10 मिनट्स, इनको हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना रहेगा, क्योंकि हमारा जो इनके सिस्टम होता है उसमें जो हम लोग टाइम मेजर करते हैं वो हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं, ना कि मिनट में। तो जो SI सिस्टम है, स्टैंडर्ड्स हैं जो, उसमें आपको टाइम सेकेंड्स में ही लेना पड़ेगा। तो 10 इंटू 60 करना पड़ेगा आपको। तो 0.5 इंटू 600, ये आपका मेरे ख्याल से 300 आएगा। तो क्वेश्चन इजी था, केवल एक ही चीज करनी थी आपको। जो 10 मिनट्स दे रखा था ये आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना था। आपको ध्यान में रखना है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आते हैं आप ध्यान देते नहीं है और ये आप थोड़ा गलती करके आ जाते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। हाँ, ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ही एक क्लास बन सकती है 1 घंटे की। बट हम लोग उतना देखेंगे जितना इस आपके चैप्टर में जरूरत है, इवन उससे भी थोड़ा ज्यादा देखेंगे। तो पोटेंशियल आप समझिए, ऐसे समझिए, पोटेंशियल बोलते हैं कि आप में काफी पोटेंशियल है, मतलब आपके अंदर कुछ करने का जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। मतलब आप कोई काम कर सकते हैं। आप कोई काम करने लग जाए तो बोलता है कोई, आपके पेरेंट्स बोलेंगे या आपके फ्रेंड्स बोलेंगे भाई इस बंदे में पोटेंशियल है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि जो इलेक्ट्रिक वर्क कर सके। इलेक्ट्रिक वर्क क्या है, मतलब चार्ज को मूव करा सके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर चार्ज को मूव करा सके तो बेसिकली बोलते हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वहां पे, इसके लिए वो चार्ज मूव हो रहा है, अदरवाइज चार्ज मूव ही नहीं होता।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भाई वाटर फ्लो कैसे होता है। अभी हमको मालूम है, ये देखिए ये वाला डायग्राम देखते हैं, इसमें ये जो वाटर की हाइट है ये ज़्यादा है, H1 अगर बोले तो ये H2 है, H1 इज ग्रेटर देन H2। तो क्या होगा, ये पानी इधर आके जाएगा, आते जाते जाएगा, जब तक कि दोनों इक्वल लेवल ना हो जाएं, मतलब इक्वल हाइट पे हो गए। इक्वल हाइट पे हो गए मतलब सेम हाइट पे हो गए तो कोई फ्लो ऑफ वाटर नहीं होगा। देखिए, अब फ्लो ऑफ वाटर को आप बोल सकते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से या इलेक्ट्रिक करंट से कंपेयर करना है, तो ऑलवेज आपका जो फ्लो ऑफ वाटर है दैट इज इट इज कंपेयर विद द करंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। भाई कभी कभी हम लोग वाटर फ्लो को भी करंट बोलते हैं कि भाई करंट है, ये वाटर फ्लो हो रहा है, इसकी करंट है, ये है। तो सिमिलरली वो सेम चीज है। अच्छा, यहाँ पे जो चीज हाइट कर रही है इलेक्ट्रिक करंट के केस में, वो चीज पोटेंशियल करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं उसको, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर प्लेस 1 है और दूसरा प्लेस 2 है, अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं V से, इसको मेजर करते हैं हम लोग वोल्ट्स में। तो इसका पोटेंशियल हम अज्यूम कर रहे हैं V1 है, इसका V2 है। तो अगर चार्ज को फ्लो होना है या अगर करंट होनी है यहां से यहां तक, तो हमारा V1 शुड बी ग्रेटर देन V2। भाई इधर का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, तभी ये चार्ज को फ्लो करा पाएगा इसकी तरफ। इसका पोटेंशियल ज्यादा नहीं है तो ये चार्ज को इधर फ्लो नहीं करा पाएगा। पोटेंशियल आप समझ सकते हैं कि किसी भी चार्ज को ये पुश करता रहता है, भाई जाओ, किधर पुश करेगा, इधर। यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, इसको पुश करता रहेगा कि इधर जाओ। बट अगर दोनों V1 और V2 इक्वल हो गए तो ये चार्ज रखा है ये किधर भी मूव नहीं करेगा, ना तो ये V1 से V2 में जाएगा या V2 से V1 में जाएगा। तीसरा केस ये भी है, अगर V1 हमारा लेस हो गया V2 से तो हमारा चार्ज उल्टा फ्लो हो जाएगा। चार्ज की बात अगर जो मैं कर रहा हूं तो हमेशा मैं पॉजिटिव चार्ज की ही बात कर रहा हूं। देखिए, हमेशा मैं जब जैसे चैप्टर में बात करेंगे, चार्ज फ्लो की बात करेंगे, तो हमेशा ऑलवेज विल टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओनली। ये बाई कन्वेंशन है, कुछ नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। ये हम लोगों को समझना है। ये बस आप बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर हाइट से ध्यान रखिए, ज्यादा हाइट जहां पे है मतलब ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा हाइट से कम हाइट तक ही पानी जाएगा। अगर पानी को कम हाइट से ज्यादा हाइट तक ले जाना है तो इट इज नॉट पॉसिबल नेचुरली, आपको उसके लिए एक्सटर्नल सोर्सेज लगाने पड़ेंगे। तो सिंपली सेम चीज इनका भी है कि पोटेंशियल अगर ज्यादा है तभी चार्ज का फ्लो होगा दूसरे पॉइंट की ओर, अदरवाइज चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप ऐसे समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैपेसिटी टू डू वर्क ऑन सम चार्ज। कि अगर मैं बोलूं कि भैया ये एक पॉइंट है, ये ले लेता हूं, तो ये मेरा अगर पॉइंट 1 है, ये पॉइंट हमारा 2 है, इसका पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, V2 है। मुझे एक चार्ज Q को यहां से मूव करा के इधर तक लेके जाना है, 1 से 2 मूव करना है। तो जो वर्क मुझे करना पड़ेगा दैट विल बी डेल्टा V इन टू Q। डेल्टा V क्या है, V1 माइनस V2 इंटू Q, ये है। तो आप देखेंगे डेल्टा कितना है, यहां पे जो ये डेल्टा V बनेगा आपका, ये रिस्पॉन्सिबल होगा इस चार्ज को मूव करने के लिए। ये जो डेल्टा V है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग दिस चार्ज Q फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस।
अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है। हम लोग देखते हैं फिर कि क्या होता है जब पोटेंशियल की वजह से ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पे फोर्स लगता है जो कि इसको मूव कराती है इधर की ओर। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, अभी मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ कि किसी भी वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, अभी देखिए, मान लीजिए वायर का ये वन एंड है, ये सेकेंड एंड है। ठीक है, ये इस बैटरी से पहले देखेंगे कनेक्ट नहीं है। जब वो कनेक्ट नहीं है तो हमारा जो V1 है और जो V2 है, ये V2 ये इक्वल है, तो यहाँ इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि दोनों V1 इज इक्वल टू V2 है, हमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमने इसको बैटरी से जोड़ा, बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा, सपोज इसका पोटेंशियल V है बैटरी का, या E1 है या E है, तो ये हमारा प्लस रहता है, ये माइनस रहता है। तो ये जो एंड है ये प्लस हो जाता है, ये माइनस होता है। इनके बीच में भी जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है वो बैटरी का ही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आया, या V1 बड़ा हो गया V2 से, क्योंकि V1 देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये हमेशा बड़ा रहेगा नेगेटिव टर्मिनल से। तो V1 इज ग्रेटर देन V2, फिर वैसे ही हमारा चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करके चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया, मतलब वी विल बी गेटिंग सम करंट थ्रू दिस सर्किट। तो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है कि भाई ऐसे वायर रखा है तो करंट नहीं पास हो रही है, करंट का फ्लो जीरो है। बट अगर हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, तो बेसिकली हमने बैटरी से जोड़ के किया क्या, वो जो वायर है, वायर के अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो हमेशा याद रखिए, potential difference is the only thing which causes the charge to move from one place to another, which is also responsible for the current flow. Current will flow only if there is a potential difference. If there is no potential difference, there will not be any current flow. There will not be any current flow. अगर मैं यहाँ एक और बैटरी लगा दूं ऐसे करके, ये भी E की है, तो ये वाला भी हमारा प्लस E हो जाएगा। अगर ये दोनों प्लस E हो गए तो फिर भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी इसमें। मैं इसको फिर से बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो कंसेप्ट है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये आगे जब हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो भी इसमें मज़ा आएगी। तो मैं बोल रहा था कि ये अभी आपने इसको जो है एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें करंट फ्लो हो रही है। बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, सेम रेजिस्टेंस है, एक बैटरी में ऐसे लगा दूं, एक बैटरी में ऐसे लगा देता हूं, दोनों ई, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ ये पॉजिटिव रहेगा सेम, क्योंकि ई है तो सेम ही रहेगा। इस पॉजिटिव से ये भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस ई, ये भी प्लस ई। तो अब दोनों प्लस ई पे हैं, तो देयर विल बी नो करंट, आई विल बी जीरो इन दिस केस, इवन इफ देयर आर टू बैटरीज कनेक्टेड। तो खाली बैटरी जोड़ दिया, आपका करंट फ्लो होने लगेगा? नहीं, इट इज नॉट राइट। आपको क्या चाहिए? आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा तो कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस का। स्लाइड्स में भी वही लिखा हुआ है। हाँ, ये ठीक है, इसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, और जो करंट है दैट हैज टू बी और दैट इज मेजर्ड बाय अमीटर। तो करंट का मेजरमेंट हम लोग अमीटर से करते हैं, पोटेंशियल का हम लोग वोल्ट मीटर से करते हैं। वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वो पैरेलल में क्यों करते हैं हम लोग देखेंगे बाद में, जब हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि भाई पैरेलल में ही क्यों रखते हैं।
और जो अमीटर है, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। मीन्स अमीटर मतलब मैं आपको थोड़ा सा ठीक है मैं क्लियर कर देता हूँ कि भैया ये देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस है, ये हमारा हमने बैटरी से कनेक्ट किया, मुझे इसमें करंट निकालनी है कि कितनी करंट जा रही होगी, तो मैं एक अमीटर यहाँ लगा दूंगा। और अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो मैं एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से जब हम लोग सीरीज और पैरेलल डिस्कस करेंगे तो ये देखेंगे, क्योंकि अभी ये सीरीज और पैरेलल में आ रहा है तो हम लोग इसको स्किप करते हैं। बस आप ये समझिए कि वोल्ट मीटर, वोल्टेज को हम लोग वोल्ट्स में मेजर करते हैं, वहां से ही वोल्ट मीटर आ गया ये आपका। और बाय डेफिनेशन डेल्टा वी इज व्हाट, इट इज डब्ल्यू ओवर क्यू, और डब्ल्यू ऑल्सो इज गिवन बाय डेल्टा वी इन टू क्यू। Obviously W it comes in joule. Okay. तो name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor। तो भाई potential difference कौन मेंटेन करता है? अभी हमने देखा बैटरी मेंटेन करती है, क्योंकि बैटरी क्या देती है? बैटरी ही पोटेंशियल देती है, बैटरी ही एनर्जी देती है। बैटरी क्या है? बैटरी द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि वर्क डन करती है कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो ये बैटरी है इसका आंसर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ये आप लोग ये जो W ओवर Q वाला डेफिनेशन है इससे कर सकते हैं कि अगर आप 1 कूलम चार्ज लेते हैं तो 1 जूल वर्क के लिए आपको 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। दैट्स ऑल। How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? तो भाई एनर्जी गिवन क्या होगी? एनर्जी गिवन, एनर्जी और वर्क तो इक्विवेलेंट ही है। एनर्जी गिवन इज व्हाट? इट इज द वर्क डन, वर्क डन बाय बैटरी। भाई जो बैटरी जो काम कर रही है, बैटरी जो वर्क कर रही है, वो बैटरी का वर्क किस पे कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स पे। मैंने भी बोला भाई इलेक्ट्रॉन्स पे काम करने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन्स पे आप जब काम करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स को एक एनर्जी मिलेगी और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आएंगे। तो ये बैटरी काम कर रही है, और बैटरी काम क्या कर रही है? पोटेंशियल ड्रॉप इनटू चार्ज। चार्ज आपको बोला है 1 कूलम, ये 6 इंटू 1, ये आपका 6 जूल हो गया। तो आई होप कि को पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का समझ में आया होगा यहां तक जो भी बताया। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत अभी नहीं है इस स्टेज पे, इस लेवल पे। हाँ, अभी देखिए सर्किट डायग्राम। बेसिकली सर्किट डायग्राम, हम लोग सर्किट डायग्राम बोले तो अभी हमारे घर में करंट आ रही है, स्विच लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, कोई दूसरा इक्विपमेंट लगा हुआ है, जॉइंट लगा हुआ है, ये सब लगे रहते हैं। तो इनका एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग सर्किट डायग्राम बना के, क्योंकि हम लोगों को करंट फाइंड आउट करना होता है, या वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए हमको सर्किट डायग्राम बनाने की बहुत होती है ज़रूरत। सर्किट डायग्राम की ज़रूरत हमको तब भी पड़ेगी जब हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। दैट विल बी ऑल्सो, और इसमें कुछ नहीं है, सिंपल ही है। देखिए सेल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सेल के 2 टर्मिनल्स हैं, प्लस और माइनस। आपने घर में भी एक सेल देखे होंगे, तो उसमें एक साइड में प्लस लिखा रहता है, एक साइड में माइनस। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं प्लस और माइनस से। कॉम्बिनेशन में आप 2, 3, 4 लगा सकते हैं, एक और लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए, ऐसा करके आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये कीज हैं जो कि हम लोग स्विचेस का यूज करते हैं, इनको ऐसे डिनोट करते हैं। जॉइंट, इनका यूज ज़्यादा नहीं होता, आप लोग देख सकते हैं। बल्ब का यूज कभी कभी हो जाता है, ये बहुत यूज होता है आपका, आप इस डायग्राम को काफ़ी देखेंगे। तो ये है रजिस्टर, या इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे, बट आप लोग अभी इसका सिंबल देखिए, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सिंबल रहेगा। हम लोग डिस्कस करेंगे जब सर्किट्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस।
हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। अमीटर देखिए ऐसा प्लस माइनस, मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, हमेशा आपको याद रखना है करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, उस डायरेक्शन में आपको प्लस माइनस रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर ही फ्लो होती है। तो याद रखने के लिए आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, प्लस से माइनस। ओके, तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गई रहेगी क्लास। ओके, तो ठीक है, ओम्स लॉ भी देख लेते हैं इसी क्लास में। तो ओम एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक लॉ दिया था, यही पोटेंशियल और करंट के रिगार्डिंग ही था। पोटेंशियल और करंट में कह सकते हैं कि रिलेशन था बेसिकली। तो उन्होंने, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर इट, तो उनके नाम पे ही इसका नाम ओम्स लॉ पड़ गया है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, आप थोड़ा सर्किट देख लें। देखिए ये बैटरीज हैं, ये जो बैटरी जोड़ी गई हैं, 1 2 3 4 बैटरी दिखाई गई हैं, और जो डॉटेड लाइन दिखाया है ये बेसिकली जो वायर का कनेक्शन है। अगर केवल मेरा ये वाला देखिए, ये वाला अगर वो कनेक्ट रहेगा तो केवल ये जो बैटरी है, ये वाली, ये बैटरी खाली ये वाली ही सर्किट में रहेगी, बाकी जो 3 बैटरी हैं ये सब आउट ऑफ सर्किट हो जाएंगी, क्योंकि हमारा सर्किट क्या बनेगा, यहाँ से आके यहाँ बन जाएगा ये, तो ये सर्किट बन जाएगा हमारा ऐसा, ये वाली चीजें आउट ऑफ सर्किट हो जाएंगी। अच्छा, सर्किट में डिस्कस कर रहा हूं तो मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं कि करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है। कि अगर मैंने एक ये रजिस्टर है ऐसा, मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया, बट ये एंड मैंने यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं किया, इधर मैंने कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट वहीं से फ्लो होगी अगर सर्किट कंप्लीट होता है तो, क्योंकि चार्ज क्या होता है, यहाँ से चार्ज निकलता है, तो जितना चार्ज इधर से निकल रहा है वो चार्ज हमेशा इस टर्मिनल में वापस आना ही है। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज अगर वापस नहीं आ पा रहा है तो करंट का फ्लो भी नहीं होगा। तो करंट फ्लो के लिए हमेशा आपको सर्किट का कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है। यही होता है, आप देखिए आप लोग घर में टॉर्च वगैरह रहती हैं, टॉर्च उसमें एक स्विच रहता है, तो स्विच को आप जैसे ही प्रेस करते तो टॉर्च जलती है। स्विच प्रेस करने से होता क्या है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। आपका जो सेल 2 पड़े रहते हैं, ये प्लस माइनस, अब देखिए हम लोग कभी कभी अगर टॉर्च का यूज नहीं करना होता है तो हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने से क्या होता है, इनकी सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग कई बार क्या है, कुंजी लगा देते हैं। कुंजी, कुंजी बोले तो स्विच है कि भाई स्विच को प्रेस किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, जैसे ही प्रेस कंप्लीट होगा वैसे ही करंट फ्लो होगी। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगी। घर में भी हमने स्विच दबाते हैं तो बल्ब जल जाता है, स्विच ऑफ कर देते हैं तो बल्ब ऑफ हो जाता है। तो स्विच का काम बेसिकली यही है कि जो बीच का सर्किट होता है उसको इनकम्प्लीट कर देता है। जैसे कि देखिए ये मैंने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ से एक बैटरी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक स्विच है। अभी मैंने स्विच को अगर प्रेस कर दिया तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो ये बल्ब ग्लो होगा, करंट फ्लो नहीं होगी तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो ठीक है, वैसे ही तो ये देखिए यहाँ पे अगर देखिए, अगर एक ये सर्किट, ये वाला पार्ट अगर कनेक्ट है तो खाली ये सर्किट ही लाइन में होगा, ये वाली बैटरीज आउट ऑफ द सर्किट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कनेक्टेड नहीं है। अभी इसी को मैं अगर यहाँ से कनेक्ट कर दूं, इस वाले से, इधर से, तो देखिए सारी बैटरीज आ जाएंगी सर्किट में, आपके सारी बैटरीज आ जाएंगी सर्किट में। तो उन्होंने यही किया, बेसिकली बैटरीज चेंज किया। पहले एक बैटरी सर्किट में रखी, देखा यहाँ पे कितनी करंट है, उसको नोट डाउन कर लिया, फिर इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट करने के बाद 2 बैटरी आ गई, 2 बैटरी से कोई दूसरी, भाई जब एक थी तो सपोज उन्होंने I1 लिया, जब 2 बैटरी आ गई तो हो सकता है I2 आ गई, वैसे जब 3 बैटरी आ गई तो I3 आ गया, वैसे ही जब 4 बैटरी आ गई तो I4। ऐसे ही उन्होंने बैटरी को बदल बदल के, बैटरी को सम कर करके करंट्स निकाली और एक प्लॉट किया,
एक कर्व को प्लाट किया, तो कर्व देखा उन्होंने कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है। स्ट्रेट लाइन देखिए, आपको मैंने जैसे पहले की स्लाइड्स में बोला कि भाई चार्ज को मूव कौन करा रहा है, पोटेंशियल। तो ये तो क्लियर है, देखिए अगर आप पोटेंशियल बढ़ा दोगे, बैटरी का ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो चार्ज डेफिनेटली ज़्यादा मूव होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस मूव होंगे। भाई करंट बढ़ रही है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही समय वो ज़्यादा मूव हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जी जो जो अवेलेबल एनर्जी है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए। तो यहीं पे देखिए उन्होंने एक प्लॉट किया कर्व, तो एक स्ट्रेट लाइन आया, मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, देखिए आपकी करंट भी बढ़ रही है। आप ये पॉइंट को ले लें, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 1.2 है, यहाँ पे करंट आपकी 0.45 है। अगर आप यहाँ पे ले लें 1.6 है, तो यहाँ पे आपकी करंट कुछ 0.55 हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे पोटेंशियल आपका बढ़ रहा है, आपका करंट भी बढ़ती जा रही है। तो सिंपली ये रिलेशन बन के आया, V is directly proportional to I और V over I is equal to constant। अच्छा, इस कांस्टेंट का नाम ही उन्होंने R से डिनोट किया और उसको बोला इट इज द रेजिस्टेंस। So V over I is constant for a metal, for a conducting material, and it is equal to R। So V over I is equal to R, ये ओम्स का लॉ हो गया, या V is equal to I R। इस R को ही रेजिस्टेंस बोला जाता है। ओके, तो ये मैं क्लास भी यहीं तक रखता हूँ, थोड़ा लंबी हो रही है। इसके बाद वाली क्लास में हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो, और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। रेजिस्टेंस का हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे, सीरीज पैरेलल देखेंगे, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखेंगे। भाई रेजिस्टेंस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ डिपेंडेंस, एरिया डिपेंडेंस। उसके बाद ये आपका आएगा सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको सर्किट्स को समझना है, सर्किट्स के अक्रॉस करंट समझना है, अगर आपने सर्किट में 2 बल्ब लगा दिए तो कौन सा बल्ब जल्दी फ्यूज होगा या कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, अगर आप ये सब चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आपको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे सर्किट्स लिए हुए हैं जो कि आपको पूरा तरीके से क्लियर कर देंगे, आप कैसा भी सर्किट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, उसमें रेजिस्टेंस के बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, उसके बाद फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कवर करते हुए, मेरे ख्याल से ये लास्ट है क्या, हाँ शायद, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द लास्ट। बेसिकली उसमें हम लोग पावर को भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द पावर। कई बार क्वेश्चंस आते हैं पावर के। घर में हम लोग देखते हैं हमारा जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स में आता है, वो यूनिट क्या होती है वो भी देखेंगे हम लोग कि भाई वो यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्या बोलते हैं, घर में आपका बिजली का बिल 1000 यूनिट आया या 1500 यूनिट आया, 700 यूनिट आया, वो यूनिट कैसे चेंज हो रही है, वो यूनिट कैसे घट रही है, बढ़ रही है, उसका कैलकुलेशन क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।